हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम लोग फिर यहाँ पर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने के लिए। उसके बारे में ये चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12th के लिए। और हम लोग जो अभी पिछले 6 वीडियो इस पर हो चुके हैं और उसमें यही बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या रिलेशन है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। और कूलम्ब्स लॉ मेनली जो हम लोग इसमें बात कर चुके हैं वो कूलम्ब्स लॉ मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वो पढ़े हैं। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे हम इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम दिन बात हो रही थी कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब कि अगर दो चार्ज यहाँ रख दें तो भी दो चार्जेस का क्या हुआ, सिस्टम हो गया। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो, दो चार्जेस का सिस्टम हो गया। वैसे ही ये अगर दो की जगह 3 4 चार्ज ऐसे रख दें तो भी क्या हो जाएगा, ये एक 4 चार्जेस का सिस्टम हो गया। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़े क्या थे। जो इससे पहले जो बात हुई थी किसके बारे में, चार्जेस और फील्ड। फील्ड चार्जेस की वजह से ही होता है। अभी जो कूलम्ब्स लॉ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। याद रखिए पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। और कूलम्ब्स लॉ जो ये इस तरह लिखा गया होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। आर क्या है, चार्जेस के बीच सेपरेशन। ये फॉर्मूला जब फ्री स्पेस में चार्जेस हैं उनके लिखा हुआ है। ये क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं। Q1 और Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। एक चीज़ तो ये हम वहाँ से पढ़ के आए। दूसरी बात हम क्या पढ़े कि अगर किसी पॉइंट पर, स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई चार्ज लेके आते हैं, उस पर अगर फोर्स लगता है तो हम क्या कह देते हैं, ये जो रीजन है जिसमें चार्ज पर फोर्स लगा, जो पॉइंट है जिस पर चार्ज पर, जहाँ चार्ज को ले आए और फोर्स लगा, कहेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और किसी पॉइंट पर चार्ज हम ले आए, छोटा सा चार्ज, और वहाँ पर चार्ज पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, तो हम क्या बोलते हैं, ये फोर्स यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाम दे दिए। ठीक है ना। ये चीज़ कहाँ से आया, ये पाया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स it is directly proportional to charge, magnitude of charge brought to this point, and a constant you have to put here, this constant, then it was named as electrostatic field। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपने चार्ज कोई ले गए, चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज या उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, उस पर फोर्स लगा, और ये हम पाते हैं एक्सपेरिमेंटली, इसको पाते हैं कि Q क्या होता है, वो Q जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको इक्वलिटी के साथ लिखने के लिए हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। और जो ये बाकी चीज़ है वो क्या है, इसको हम नाम देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, F/Q कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो तो फोर्स से ही मेजर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है जब यूनिट चार्ज ले आते हैं उस पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस पॉइंट पर ले आते हैं तो यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लगता है, वही फील्ड की वैल्यू होती है। अगर मान लेते हैं हम ये 0.1 कूलम ले आए, फोर्स लगा 5 न्यूटन, तो पर यूनिट चार्ज यानी ये 1 कूलम ले आते तो क्या होता, 10 न्यूटन फोर्स लगता। ठीक है, तो सॉरी 50 न्यूटन। हमने क्या भी बात किया, क्या बोला कि अगर 0.1 कूलम चार्ज ले आते हैं 5 यहाँ पर, तो उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगता है। तो पर कूलम यानी 1 कूलम का चार्ज होता तो 50 न्यूटन फोर्स लगता। तो क्या बोलेंगे, 50 न्यूटन पर कूलम ही नहीं आएगा, यानी 5 न्यूटन फोर्स 0.1 कूलम चार्ज पर लगा
तो E की वैल्यू क्या हो गई 50 न्यूटन पर कूलम। तो ये फील्ड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज पर फोर्स लगता है तो उस पॉइंट पर क्या है, फील्ड है। ठीक, उस पॉइंट पर फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बोलते हैं। ठीक, अब ये फील्ड क्यों हुआ है, किसी चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि फोर्स तो किसी चार्ज पर फोर्स किसी दूसरे चार्ज की वजह से होता है, ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फील्ड किसी चार्ज की वजह से होगा। पॉइंट चार्ज के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर हम इसको यहीं पर हम लोगों ने पिछले बार बात खत्म किया था कि अगर हम फील्ड को r डिस्टेंस पर, ये q1 चार्ज है, q1 चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पर ये q2 चार्ज है और उस पर फोर्स लगता है F, ठीक है, और इस पर भी F फोर्स लगेगा, उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए ढका हुआ, हमको पता नहीं है कि क्या है, हम यहाँ q2 चार्ज लेके आते हैं, इस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, EQ2 लिखेंगे ना, ये ना फोर्स है, EQ2 लिखेंगे। अब इसके बाद ये बता दिया गया कि नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, Q1 है, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स होता है। ठीक है, तो ये भी फोर्स वही है, यही वाला फोर्स यहाँ भी है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको इक्वेट कर दें, तो वही चीज़ EQ2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 यहाँ पर Q2 है और डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो ये देखिए क्या होगा, ये इतनी चीज, ठीक है, ये जो एनसर्कल कर दिया हमने और यहाँ Q2 है, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है क्या। ठीक है, ये जो फोर्स है अगर इसे कंपेयर करें, ये फोर्स ही तो है, अगर इसको हम कंपेयर करें इस वाले से, जरा देखिए इसको यहाँ से कंपेयर करें, तो फिर फील्ड क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ, इसको तो लिख सकते हैं ना EQ2। तो E क्या है, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जो R है, R स्क्वायर वही डिस्टेंस है Q1 से, और ये Q1 है, तो ये फील्ड किसकी वजह से, यही जो फील्ड है ना, यही फील्ड है Q2, उसी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो ये फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सपीरियंस हुआ क्यों या है क्यों, Q1 होने की वजह से, तो इसी को बोलते हैं ये Q1 की वजह से यहाँ पर फील्ड है। जहाँ पर Q2 ले आएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, EQ2 लगेगा। EQ2 का मतलब यही फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा। तो EQ2, जहाँ पर EQ2 फोर्स लग रहा है, यानी इतना फोर्स लग रहा है, वहाँ पर E की वैल्यू ये है, मीन्स Q1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q1 की वजह से R डिस्टेंस पर इतनी होती है। ठीक है, तो ये जिस चार्ज को ले आ रहा है ना, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, जिस चार्ज को ले आ रहा है यानी Q2 को ले आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज की वजह से है। हो सकता है यहाँ और कई चार्ज हो। अब यहीं पर सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब यही हुआ कि अगर यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हो, अब सोचिए कि यहाँ पर बस यही चार्ज ना हो, Q1 ये Q2 हो गया ना, ये Q3 हो गया, यहाँ Q4 हो गया, यहाँ पर Q5 हो गया, ऐसे, तो इस तरह से कई चार्ज हों, हमको नहीं पता है कितने हैं, तो भी यहाँ ले आएंगे Q2 को तो फोर्स लगेगा। उस समय फील्ड E की जो वैल्यू है, जब एक ही चार्ज था तो हम तो ऐसे लिख दिए थे E की वैल्यू। ठीक है, अब इतने सारे चार्जेस हो गए यहाँ पर, तो इन सभी की वजह से यहाँ पर फोर्स कुछ बदल जाएगा, मीन्स फोर्स बदल जाएगा तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो आज हम उसमें देखते हैं कि ये क्या हो सकता है, तो सर्टेनली वही है, वेक्टर सम ही है कि नहीं। तो फोर्स यहाँ पर फिर से फील्ड या फोर्स, अब सोचिए कि यहाँ चार्जेस हैं, एक Q1 की वजह से इधर फोर्स है कि नहीं, ये F21
और Q4 है, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पर, Q3 इसकी वजह से फोर्स यहाँ पर। अगर मान लेते हैं रिपल्सिव फोर्स है, सभी चार्जेस का साइन एक ही है, कहने का मतलब नेचर एक ही है, तो हो सकता है ऐसा हो। तो ये सभी यहाँ Q2 को ले आए, तो Q2 यहाँ Q1 की वजह से फोर्स क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर Q1 की वजह से फोर्स बता रहे थे अभी, ये लग रहा था आपको E1 Q2, ऐसा ही कह रहे थे, यहां पर इसको लिख सकते थे E1 इक्वल्स 1/4πε0 Q1/r²। तो E1 Q2, इसी Q2 चार्ज यहां रखने पर इधर फोर्स लग रहा होगा, Q3 इधर है तो ये क्या हो जाएगा E3 Q2 लग रहा होगा फोर्स, Q4 यहां पर है तो यहां पर क्या लग रहा होगा फोर्स, E4 Q2 लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही 5 है तो 5 पे लग रहा था। तो ये सभी फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस हैं, क्या कह सकते हैं हम, F21 क्या हो जाएगा E1 Q2 कह सकते हैं, यानी फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 E1 Q2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 E3 Q2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 E4 Q2, okay, and these forces can be written in vector form. So let's write these in vector form. E is vector quantity, F is vector quantity, और ये Q क्या है, स्केलर है। So certainly resultant of these forces on Q2, Q2 पर टोटल फोर्स कितना होगा, F2, ये क्या हो जाएगा F21, F23, F24, ऐसा ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, सभी Q2 क्या है, Q2 कॉमन हो जाएगा और E1 प्लस E3 प्लस E4 ऐसा हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल्स Q2E, E क्या है, रिजल्टेंट, E रिजल्टेंट, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर सम है, किनका, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, यानी Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के पास, Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के पास, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के पास, ऐसे इन सभी चार्जेस का यहाँ पर फील्ड कितना है, उन सभी का ये वेक्टर सम हो गया। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स। जैसे आप सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस लिखे थे, बात किए थे, वैसे क्या हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस E1 मतलब 1 Q1 Q3 Q4, ये इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से इसको हटाते हैं, इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से यहाँ पर फील्ड कितना हो गया, यही E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर ये पॉइंट चार्जेस हैं तो इनका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, और वो फार्मूला जैसे यहाँ पर लिखे हुए ना, यहाँ पर E1 है इतना, तो E3 क्या हो जाएगा, Q3 लिख देंगे, E4 यहाँ पर Q4 हो जाएगा, और R जो डिस्टेंस उनकी है वो डिस्टेंस रहेगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो किसी भी पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से फील्ड होगा। जैसे यहाँ पर Q1 Q3 Q4 की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या हुआ, ER यहाँ पर हुआ ना, ये तीनों के अपने अपने फील्ड्स का सुपरपोजिशन है। तो ऐसे में हम ऐसे ही n चार्जेस ले सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस ले सकते हैं, जिनकी वजह से हम फील्ड पॉइंट पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से लिखते हैं इसको एक बार, सभी बहुत सारे चार्जेस को हम इमेजिन कर लें, और किसी पॉइंट पर उनका फील्ड क्या होगा, सबके फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आने वाले यानी टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो अब लीजिए फिर से, अब Q1 हम अलग से चार्ज लेते हैं, Q2 यहाँ है और Q4 Q3 यहाँ है, और इमेजिन करिए Q4 यहाँ पर होगा, ठीक।
अब ये 4 चार्जेस का एक सिस्टम है। कोई पॉइंट आप मानिए जहां पर, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर फील्ड होगा। फील्ड क्यों होगा, कैसे मालूम होगा, कैसे टेस्ट करेंगे? कोई चार्ज लेके यहाँ आएंगे, अगर फोर्स लगने लगेगा चार्ज पर तो समझ आ जाएगा, सब जान जाएंगे कि ये इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये फोर्स क्यों लगा, इन सभी चार्जेस की वजह से। बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, Qn हो सकता है या और Q5 Q6 कुछ हो सकते हैं सब। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस का फील्ड है, और तो यहाँ पर अगर ले आएंगे, मान लेते हैं हम Q0 चार्ज ले आए तो सब पे फोर्स होगा। तो वैसे ही जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे, क्या होगा कि यहां पर जो Q2 है, यहां पर फील्ड अगर E है तो यहां पर चार्ज Q0 ले आएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, Q0 E, यही फोर्स लगेगा, कुल फोर्स। और E किसकी वजह से होगा, सभी चार्जेस की वजह से होगा। और सभी चार्जेस का के फील्ड्स का, सभी चार्जेस के फील्ड्स का वेक्टर सम होगा यहां पर, ठीक है। या यहां पर Q0 चार्ज हम ले आए तो सभी के फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, फोर्स होगा। तो वैसे ही लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं Q0 चार्ज यहां पर ले आए, ठीक है। सो कंसीडर, ओके, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, है ना, n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस। वो चार्जेस कौन से हैं, Q1 Q2 Q3 and so on. Okay, let's write again. Q1 Q2 Q3 and so on, Qn. So these are n charges and point P is chosen arbitrarily, okay, and a test charge Q0, ये रीजन अलग कर देते हैं, Q0 is brought, okay, so brought at point P near the charge distribution, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिखने में हम ऐसा लिख सकते हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास ले आते हैं। तब क्या होगा, उस पर फोर्स क्या लगेगा, आप ऐसे गेस नहीं करना है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ, दिस इज फोर्स, विच फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1 की वजह से 1 का फोर्स यहां पर क्या होगा, ऐसे देखिए 1 का फोर्स, यहां पर चार्ज ले आए ना, तो 1 का फोर्स इधर होगा। अगर रिपल्सिव हुआ तो ऐसा ही होगा, तो 1 इधर होगा। ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज फोर्स ऑन P ड्यू टू 1, और 2, तो यहां पर ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन RP1 स्क्वायर। क्या है RP1, क्या दिखा रहा है, RP1, दिस इज RP1, दिस डिस्टेंस इज RP1, दिस इज separation between point P and point charge 1. So this is RP1 square. Force on P means at the P charge Q0 is placed. So this is space, free space. Okay, charges here they are kept in free space. So FP2, in same way we can write 1/4πε0 Q2 Q0 divided by RP2 square. So similarly you can write FP3
and 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 Q naught R P3 square. So in same way we can write Fpn, n charges are being taken or they are placed at different points in the free space. So Qn Q naught Rpn square. Why should we not write this in vector form? Let's write in vector form. Fp1 is what? It is written in what direction? Fp1, this is in the direction 1 to P, Q1 to P. Okay, so Q1 to P, let a unit vector here, unit vector P1. Okay, this is unit vector in the direction of from Q1 to P. Let a unit vector here in this direction. This is force, how much? Fp2, and a unit vector in this direction is what? Rp2 cap, Rp2 cap, and this distance is how much? Rp2. Okay, so in same way we can write all forces there. So let's write in vector form. So Fp1 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q naught upon R square हो गया ऐसा. ये किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? Rp1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना. यूनिट वेक्टर इधर, ये यूनिट वेक्टर ऐसे है, ये यूनिट वेक्टर ऐसे है, तो इधर तो फोर्स है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रिपल्सिव है. ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर Rp2 की डायरेक्शन है, ये ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? Rp3 की डायरेक्शन है और ये Rpn की डायरेक्शन है. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? ये तो n चार्ज बहुत सारे हैं, ऐसे ही Q3 का भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये Fp3 ये वेक्टर. ठीक है, वैसे बहुत सारे हम फोर्सेस को ले सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस को लिख सकते हैं. n फोर्सेस हैं, n चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, तो हम n पेयर्स भी हैं इनके लिए, यहाँ पर इस पॉइंट P के लिए, तो हम ऐसे नेट फोर्स लिख सकते हैं. देन नेट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, यू नो. सो नेट फोर्स ऑन Q नॉट और P. ओके, P पॉइंट पर Q नॉट रखा हुआ है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? Fp, दिस इज हाउ मच? Fp1 प्लस Fp2 प्लस Fp3 and so on Fpn. Okay, so let us write 1 upon 4 pi epsilon naught is common in all equations, it is there. Q naught is in all equations, so let us write Q naught 1 upon Q naught 4 pi, Q naught upon 4 pi epsilon naught, and this is what? Q1 Rp1 square unit vector Rp1 plus Q2 upon Rp2 square unit vector Rp2 plus and so on Qn Rpn square unit vector Rpn. तो ऐसा हो गया. अभी इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और शॉर्ट में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन. ओके, दिस इज समेशन QI RPI square unit vector RPI and I from 1 to n. Okay, this is F. This is vector F. So we get what? Electric field, and you know that here what?
इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E equals F divided by Fp, or you can write P here as a suffix, so Q naught. Okay, so Fp upon Q naught, and you can write here 1 upon 4 pi epsilon naught summation I from 1 to n and Qi upon RPi square unit vector RPi. So this is nothing but the vector sum of fields due to individual charges. ठीक है ना, सभी चार्जेस के फील्ड का यहाँ सम है। क्या बता रहा है, देखिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 सब में तो कॉमन है, Q1 अपॉन RP1 स्क्वायर एंड Q2 अपॉन RP2 स्क्वायर, ऐसा करके है। दिस इज व्हाट इट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ electric fields due to individual charges of the system. Okay, so this is very common thing about electric field, it's superposition of fields. Okay, so it is about the superposition. Now we can take this thing whether it has no meaning, it has no existence, कुछ ऐसा नहीं सोचना इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या सचमुच कुछ फील्ड है, फील्ड का मतलब वहाँ कुछ है फील्ड पर, इस चार्ज के न होने से वास्तव में यहाँ कुछ होता है कि ऐसे ही बस कह दिया गया, फील्ड का नाम दे दिया गया। सो इसको कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई कुछ है भी वहाँ पर, फिजिकल उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, या बस ऐसे ही कह दिया गया। जैसे हम कह देते हैं कि यहाँ हर जगह यहाँ पर ईश्वर है, तो है भी कुछ, या जनरली क्या होता है, डाउट हो जाता है, या कहीं डाउट हो जाता है तो क्या कहीं उसका कोई एग्जिस्टेंस है, कोई कुछ उसका इफेक्ट दिखेगा। जब कोई इफेक्ट दिखेगा, भले वो ना दिखे लेकिन इफेक्ट दिखेगा तो कह देंगे वहाँ पर है ना। अगर वो इफेक्ट हमारे एक्सप्लेनेशन से बाहर है तो कह देंगे वहाँ पर ईश्वर है, लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं, नहीं है, ठीक है। तो क्या सचमुच ऐसा कुछ है, फील्ड कोई चीज़ है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग सिग्निफिकेंस है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो बस इसको वही बोलते हैं कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस फील्ड का है। वो कब दिखता है, कैसे दिखता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा जब हम चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी चार्जेस की मोशन की वजह से आता है। तो वहाँ पर भी आप देखे हैं, क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स, किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो एक इफेक्ट है जो चार्ज के चलने या ना चलने से कुछ होता है। तो कोई कुछ तो है जो चार्ज रुके हुए हैं, तो एक मैग्नेट रखा हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चार्ज का मैग्नेट से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन चलते हुए चार्ज का, यानी वायर में करंट अगर है, वायर में करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो क्या हो जाता है, इसके पास में अगर कंपास रखें, मैग्नेटिक कंपास यानी मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, छोटा सा मैग्नेट ही होता है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, यहाँ पर ये घूम सकता है, बॉक्स में रखा होता है। तो जब करंट ऐसे चलती है तो क्या होता है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई ना कोई कुछ तो है जिसको हम फील्ड कह रहे हैं, वो ऐसे ही खाली कल्पना वाली चीज़ नहीं है, इमेजिन बस नहीं किया गया है, उसकी कुछ मीनिंग भी है। तो इसी को बोलते हैं क्या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
तो फिजिकल सिग्निफिकेंस फील्ड का क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, क्या किस रूप में उसका कोई फर्क लाता है, अंतर दिखता है, क्या करता है कि नहीं। तो इसका किस रूप में दिखता है या इसका क्या इफेक्ट होता है, इसी को हम सिग्निफिकेंस बोलते हैं कि। तो देखिए ऐसे में हम कह तो देते हैं कि ठीक है चार्ज है, और पाया जाता है बाद में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जिस रीजन में है इस्टेब्लिश हो गया, उस रीजन में क्या होती है, एनर्जी कंटेंट हो जाता है, एनर्जी कंटेंट होती है। ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होती है, यूनिट वॉल्यूम उस स्पेस की, तो स्पेस का ना, यहाँ चार्ज है ना या यहाँ फील्ड है, तो इस फील्ड का जो ये स्पेस है, ये फील्ड का इतना दूर का, वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है। जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कोई ना कोई एनर्जी होती है, तो ज़रूर है। ठीक, और चार्ज, चलता हुआ चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर देता है, या चलता हुआ चार्ज दूसरे इनके मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो इसका मतलब कि फील्ड का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। एक एक्सपेरिमेंट और ऐसे देखा जाता है कि जैसे ही ये चार्ज, यहाँ अगर आपने मैग्नेट रख दिया, अब यहाँ चार्ज क्या हुआ, जब चलना शुरू किए, स्विच ऑन किया गया करंट, अब चलना शुरू किए, ये बहुत दूर है, तो इसके तक जो इस पर इन्फ्लुएंस आता है वो इमीडिएट नहीं होता। जैसे ही करंट यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पर तुरंत डिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। कब, जब ये इन्फ्लुएंस यहाँ ट्रेवल करके जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड था या मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज जब चलने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। पहले ना ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट वायर, किसी वायर में करंट चल रहा है तो उसके पास में मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हिल डुल जाएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये भी पाया जाता है कि एक टाइम लैग है, कि यहाँ पर चार्ज है तो जरूरी नहीं कि यहाँ का फील्ड है। अरे यहाँ पर चार्ज जब है तो यहाँ फील्ड है, चार्ज नहीं होगा तो यहाँ फील्ड जीरो होगा। एकाएक यहाँ चार्ज आ गया, या ये चार्ज इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बदलेगा। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जब एक्सेलरेट होना शुरू किया, ये चलना शुरू किया, तो तुरंत ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप होता है, या तुरंत ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं डेवलप होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जो ये चेंज, फील्ड जो चेंज होना शुरू हुआ है ना, वो उसका इफेक्ट लाइट की स्पीड से यहाँ पहुँचता है। तो कम से कम उतना टाइम लगेगा, जितने टाइम में सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इसके चलने का इफेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उतने टाइम बाद ही इसको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो ये सब तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इनकी फिजिकल मीनिंग है। ये ऐसे ही बस क्या है, ऐसे कह नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जब हम चार्जेस का मोशन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर मूविंग चार्जेस एक दूसरे को इंटरैक्ट जब करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, चार्ज की पोजीशन बदलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वहाँ पर। और ये इंडिकेट करता है कि वहाँ ऐसा कोई चार्ज नहीं ले आए हैं, है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं ले आए हैं, बस इसके चलने की वजह से यहाँ फील्ड बदला और यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो चार्ज नहीं, जो चार्ज नहीं है, जो टेस्ट चार्ज है वो नहीं है, तो भी यहाँ कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही हायर ग्राउंड पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके जरिए ये गवर्न होता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस है फील्ड का, इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ दी जाती है कभी कभी। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग जो अगले नए वीडियो में आएंगे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब के बारे में बात होगी। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और उम्मीद है मुझे कि आपको जो चीज़ बताई गई वो समझ में आई होंगी और साथ में आप इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। जो समझ में नहीं आया आपको ज़रूर मेरे तक पहुंचाएंगे ताकि और सुधार किया जा सके। आपके सजेशंस का, आपके जो भी सलाह होंगे उनका बहुत सम्मान होगा, उसका पालन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको साथ देने के लिए। नमस्कार।